बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो आपका स्वागत है। तो आज का डेट है क्या? आज डेट है 12 सितंबर। द हिंदू पेपर को एनालाइज करते हैं हिंदी में, ठीक है। तो क्या है? द लॉन्च ऑफ द वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर इज़ एन हिस्टोरिक स्टेप, पीएम ने कहा है, ठीक है। तो आर्थिक गलियारे के बारे में क्या क्या है, इसे हम लोग हिंदी में समझते हैं। तो मैंने हिंदी रूपांतरण किया हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या है। इसमें बोला गया है, पश्चिम एशिया आर्थिक गलियारे शुभारंभ में ऐतिहासिक कदम है, पीएम मोदी ने कहा है। ये भारत, मध्य और पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे शुभारंभ के दिनों में इनकी शुरुआत हुई है, ठीक है। और कहा गया है कि दोनों पक्षों के बीच आदान प्रदान किया गया आर्थिक गलियारों के बीच और राज्य की यात्रा के दौरान एक वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना में तेजी ट्रैक लाया जाएगा। मतलब कि वेस्ट कोस्ट में रिफाइनरी परियोजना जो है ना, उस पर तेजी से ट्रैक करने के लिए एक संयुक्त टास्क फोर्स स्थापित करने की सहमति हुई है, ठीक है। और दुनिया के दो सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए देशों के रूप में हमारे साझेदारी क्षेत्र की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। और कल हमने एक आर्थिक गलियारे के माध्यम से भारत और एशिया यूरोप को जोड़ने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया। मतलब कि इससे पहले पश्चिम एशिया और यूरोप में जोड़ने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया, ठीक। और इन दोनों के बीच में एक द्विपक्षीय हुआ, मतलब कि दो पक्षों के बीच हुआ। ये जो इससे पहले हुआ था आर्थिक गलियारा, इसमें क्या हुआ था? इससे पहले आर्थिक गलियारे में अमेरिका था और ये होते हुए यूरोपीय संघ भी शामिल था। पर ये शुभारंभ हुआ है सिर्फ दो देशों के बीच में, इनसे भी हुआ आर्थिक गलियारे में। और किस में तेजी लाया जाएगा? रिफाइनरी परियोजना में तेजी लाने के लिए किया गया है और संयुक्त टास्क फोर्स स्थापित करने के लिए किया गया है। और यही गलियारा, आर्थिक गलियारे के माध्यम से भारत और पश्चिम एशिया और यूरोप को जोड़ने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया। मतलब दोनों जोड़ने से अलावा है, मतलब इस अगर यूएई और यहाँ पे अगर यूएई है, एक सेकेंड, तो अगर यहाँ पर यूएई है, यहाँ अगर यूएई है, यहाँ पर अगर भारत है, तो इनके बीच जो आर्थिक गलियारा होगा या ट्रेन के माध्यम से होगा या समुद्री ट्रैक के माध्यम से होगा, तो ये आर्थिक गलियारा इन दोनों के बीच हुआ है, यूएई और प्रधानमंत्री के बीच। और उसके साथ नीचे यहाँ पे सऊदी अरब है। तो आर्थिक गलियारा में संयुक्त रूप से अगर इन दोनों के बीच हुआ है, तो यहाँ पर यूरोप में जाने के लिए ये माध्यम सबसे बेहतरीन है, ठीक है। मैं इसके आपको बता दे रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक। क्राउन प्रिंस यहाँ पर मोदी ने टोर और डिजिटल श्री मोदी श्रीनिवास भारतीय प्रवासियों को कल्याण और सुनिश्चित करने के लिए राज्य में पहल में भारत का आभार व्यक्त करते हुए कहा है, ठीक है। भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक में सदस्यता की है, पहली बैठक में सदस्यता की है, ठीक है। क्राउन प्रिंस राजकीय महत्वपूर्ण है, क्राउन प्रिंस की राजकीय यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि सऊदी अरब में शत्रुता समाप्त करने के लिए कुछ महीने बाद हो रही है, ठीक है। चीन ने ईरान के साथ समझौते पर बातचीत की थी। यह जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन के दौरान सऊदी अरब में ब्रिक्स का सदस्य बनने से कुछ सप्ताह बाद आया हुआ था, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या है, चर्चा में क्यों है? रक्षा, ऊर्जा, सुरक्षा और क्षेत्रीय शिक्षा, प्रौद्योगिकी, परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन, संस्कृति, अंतरिक्ष, अर्ध कंडक्टर पर केंद्रित थी, ठीक है। तो इसमें जितना मैंने बताया आपको फैक्ट, जो की पॉइंट हो आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है क्या? CBI does not require to permission to prove pre-2014 केस टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इसको हिंदी में रूपांतर करते हैं जिससे आपको कठिनाइयाँ ना हो। यहाँ पे है ना, CBI does not require to। तो 2014 से पहले के मामले में जांच के लिए CBI को इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोर्ट का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य करने वाले प्रावधान को अमान्य करने वाले 2014 के फैसला पूर्वव्यापी प्रभाव को लागू होता है, ठीक है। कोर्ट के फैसले में CBI के वरिष्ठ अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के मामले में जांच से पहले पूर्व अनुमति लेने के कानूनी प्रावधान को अमान्य घोषित कर दिया। मतलब जांच से पहले जो पूर्व अनुमति लेनी पड़ती थी उसे अमान्य कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका की पॉइंट इसे आप नोट कर लीजिए। अगर आ जाए इंटरव्यू में पूछा जा सकता है CBI के मामले और पूर्व अनुमति से पहले छापे मारने की स्थिति में क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हैं, तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौशल की अध्यक्षता में हुआ 5 न्यायाधीश की बैठक हुई है। न्यायाधीशों की पीठ कहा गया कि प्रसन्न प्रावधान ने दिल्ली विशेष पुलिस बल स्थापना के अधिनियम धारा 6, मतलब कि CBI लागू किस लिए होता है? CBI की शक्तियाँ कहाँ से मिलती है? CBI को शक्तियाँ मिलती है
सीबीआई को शक्ति मिलती है, दिल्ली विशेष पुलिस बल स्थापना बल से मिलता है। इसी एक्ट से सीबीआई को मिलता है क्या, दिल्ली पुलिस एक्ट से, यहाँ पर है दिया ना, दिल्ली विशेष पुलिस बल स्थापना अधिनियम के तहत ही सीबीआई को ये अधिकार मिलता है। और धारा 6 में कानून को सीबीआई को नियंत्रित करता है, उसी दिन से अमान्य था यह अंदर, ठीक है। ये कहा गया 11 सितंबर को संशोधन। इसका मतलब यह है कि पूर्व 2003 106 पन्नों के फैसले में कहा गया है कि धारा 6A मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करती है, और एक बार जब किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है तो भाग 3 मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता है तो अमान्य माना जाएगा। अब प्रारंभ में अभी भी पैदा हुआ अपरिवर्तनीय और गैर इष्ट मजदूरी की आवश्यकता को अमान्य करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले तारीख के पहले भी भ्रष्टाचार के मामले में शामिल वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों अब पूर्ण मंजूरी की सुरक्षा का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो जो इसके की पॉइंट है आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, एक छोटे से एक कॉपी में अच्छे से जो कि इसके की पॉइंट है आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जीएस के माध्यम से आएगा, पॉलिटी के तर्क वितर्क करने पर आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये दिल्ली गवर्नमेंट एमसीडी टू बिल्ड ऑन G20 एसेट टू एक्सपेंड अप टू वर्ल्ड। G20 के समापन होने के बाद इन्होंने दिल्ली को एक्सपेंड करने का विचार किया। ये कुछ खास है नहीं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये कि समलैंगिकता पर और समलैंगिक पर, ठीक है। और ये ट्रांसजेंडर लोगों के लिए दिल्ली में 100 से अधिक शौचालय बनाए गए हैं। कहाँ पर, ट्रांसजेंडर लोगों के लिए। सोमवार ने हाई कोर्ट ने कहा कि राजधानी ट्रांसजेंडर लोगों के विशेष उपयोग के लिए 100 से अधिक शौचालय का निर्माण किया गया। मतलब कि 100 से अधिक शौचालय का निर्माण किया गया, किसके लिए, ट्रांसजेंडरों के लिए, ठीक है। समाज कल्याण विभाग के वकील अदालत ने बताया कि 102 शौचालय बनाए गए हैं, 194 और निर्माणाधीन है। मतलब कि अभी 102 टोटल बन चुका है और 194 अभी पेंडिंग में है, ठीक है, और निर्माणाधीन में है। वकील ने मुख्य न्यायमूर्ति सतीश चंद्र न्यायपुर संजीव निरोला और पीठ को बताया कि प्रयास किए जा रहे हैं और आगे कार्रवाई तेजी से की जाएगी। तो ये हमारे ट्रांसजेंडर भाइयों और उनके लिए ये प्रावधान किया, ये अच्छा कदम उठाया गया, 100 से अधिक शौचालय बनाया गया, ठीक है। इसमें और कुछ खास है नहीं, आगे देखते हैं हम लोग। ये दिल्ली समिट वाला, इसको देख लीजिए। दिल्ली सरकार ने एमसीडी की G20 परिसंपत्तियों को निर्माण करने के लिए शहर के अन्य हिस्सों पर सुधार कार्य का विस्तार करेंगे। मतलब दिल्ली के जो सरकार है और एमसीडी के बीच G20 परिसंपत्तियों को जो हो गया, जो समाप्त हो गया है, अब उन पर सुधार कार्यों का विस्तार करेंगे। यही तो है, इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। जो इसमें पॉइंट है आप पढ़ सकते हैं। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप वीडियो को रोक कर या इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का एडिटोरियल है राइडिंग इंडिया ऑफ ए फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है। तो पहले हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, इंडिया मूवमेंट पढ़ेंगे या भारत के खाद्य असुरक्षा को मुक्ति देना। चलो पहले एडिटोरियल ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है। भारत दुनिया की सबसे बढ़ती हुई तेज अर्थव्यवस्था है, ठीक है, ये माना गया है। भोजन की कीमत वृद्धि पहली बार 2019 में तेज़ी से बढ़ी है। इनका कहना है कि 2019 से भोजन की अधिक वृद्धि हुई है, ठीक है। भोजन की कीमतों में अधिक वृद्धि हुई है 2019 से, अधिकांश वर्षों में से बढ़ी है। इस साल जुलाई में मुद्रास्फीति 11% से अधिक हो गई है। मतलब कि इन्फ्लेशन कितना हो गई है, इन्फ्लेशन हो गया है कितना, मुद्रास्फीति 11%, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा इसका कि ये कितना हुआ है, ठीक है, इन्होंने बताया। और खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति एक निहितार्थ है, यह है, ठीक है। आबादी के पर्याप्त भोजन के मूल्य वाले भोजन का उपयोग करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। सुरक्षा और पोषण की स्थिति में स्वस्थ आहार खर्च उठाने के लिए असमर्थ देने के लिए आबादी के अनुपात में अनुमान लगाया गया है, ठीक है। IMI किसने कहा है, खाद्य और कृषि संगठन, मतलब कि किसने, खाद्य और कृषि संगठन ने किया है। और विश्व में खाद्य और सुरक्षा के पोषण की स्थिति को स्वस्थ आहार के खर्च उठाने के लिए असमर्थ देने की आबादी के अनुमान लगाया गया है। इस समाचार पत्र में 31 अगस्त 2013 को डेटा पॉइंट के तहत रिपोर्ट किया गया है। 2021 में भारत में यह आंकड़ा विनाशकारी है। अनुमान 74% आबादी स्वस्थ आहार खर्च वहन नहीं कर सकती। मतलब कि 74% जो आबादी है वो क्या नहीं कर सकती, स्वस्थ आहार के लिए, स्वस्थ जो आहार होता है उसके लिए खर्च नहीं कर सकती है, खर्च करने के लिए वाहन नहीं है, मतलब कि उनके पास समर्थता नहीं हुई है, ठीक है, खर्च, ठीक।
और 1400 मिलियन आबादी को देखते हुए लगभग भारतीयों के लिए बना घरों ने अपनी भोजन की आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता कम हो रही है। मतलब कि सभी घरों में अपनी 74% घरों में अपनी भोजन की आवश्यकता को पूरी करने में कमी हो रही है। ठीक है, यह भोजन प्रासंगिकता 2018-23 के मुंबई दौरान की भोजन की कीमत के रुझान सामने आए हैं। 30 अगस्त को एक डेटा पॉइंट के तहत रिपोर्ट में एक अध्ययन में पाया गया है कि लागत जहां घर पर थाली तैयार करने में लगभग 65% बढ़ गई है, वहीं इससे इस अवधि में शारीरिक श्रमिक और औसत वेतन 38% और वेतनभोगी कर्मचारी औसत वेतन 28% बढ़ गया है। वेतन कर्मचारियों का औसत वेतन मतलब कि इसमें वेतन 38% बढ़ा है और औसत वेतन 28% बढ़ा हुआ है। कम शक्ति में निहित कमी काफ़ी हुई है। उम्मीद उचित होगा कि भोजन की खपत प्रभावित हुई है। 2019 से 21 के बीच नवीन राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय एनीमिया के व्यापक रूप से वृद्धि की रिपोर्ट में अनुरूप किया है, मतलब दर्ज किया गया है। 50% से अधिक वयस्क महिलाओं को एनीमिया से पीड़ित हैं। 50% जो महिला हैं किससे पीड़ित है? एनीमिया से पीड़ित है। एनीमिया किससे होता है? एनीमिया आयरन की कमी से होता है, ये बात याद रखिएगा। इससे पीड़ित है, ठीक है, इन्होंने कहा गया है एडिटोरियल में। और भारत स्वास्थ्य आहार का खर्च नहीं कर सकती है। प्रशंसनीय यह मानना है कि एजेंसी ने 100% से अधिक बढ़ा दी गई है और एजेंसी की संख्या 100% से अधिक बढ़ा दी। श्रेणी में 500 मिलियन लोग बचेंगे। तो चीन के अलावा दुनिया के सभी देशों में जनसंख्या में भी बड़ी मतलब वृद्धि हुई है। भारतीयों को स्वस्थ आहार उपलब्ध हो, ठीक है। आर्थिक नीति के तहत ये मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए व्यापक आर्थिक नीति पर भरोसा किया गया है। तो आउटपुट को अनुबंधित मुद्रास्फीति की दर तक 4 वर्षों में लक्ष्य से अधिक है। अब तक आउटपुट में अनुबद्ध करने की दृष्टिकोण है, ठीक है। मुद्रास्फीति की वृद्धि जिसे भ्रामक माना जाता है, हालांकि ये भ्रामक नहीं है। काफ़ी चीज़ों में कीमत में बढ़ी है। भोजन की स्थिति से लेकर मोटर गाड़ी से लेकर हर चीज़ों में कीमत वृद्धि हुई है। और इन्होंने बताया 74% आबादी स्वस्थ आहार पर खर्च करने के लिए पात्रता या वैधता नहीं रख पाती है, ठीक है। आगे जो जिसके की पॉइंट उसको देखते हैं हम लोग। 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो सरकार जूझते हुए सरकार किसानों उच्च उपजों वाले बीजों को सस्ते ऋण और खरीद के माध्यम से सुनिश्चित कीमतें करके आपूर्ति पक्ष की प्रतिक्रिया को योजना बनाई। शानदार ढंग से सफलता हुई तथा कई वर्षों तक भारत खाद्य आयात पर निर्भर नहीं रहा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया गया कि क्यों और किस लिए हुआ था। तो इसको आप कहानी के रूप में आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं इसका जो की पॉइंट है उसे आपको बता देता हूँ, ठीक है। और जो 1960 की जो हुई घटना है उसको आप स्क्रीनशॉट ले या वीडियो को पॉज कर अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। ये 100% शुद्ध बोए गए क्षेत्रों में 100% का सिंचाई का विस्तार करने और भूमि के पट्टे पर प्रतिबद्ध को समाप्त करने और कृषि अनुसंधान में तेजी लाने के विस्तार की गई है। स्थापना को ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है कि सिंचाई पर बढ़ा हुआ सार्वजनिक व्यय सिंचित क्षेत्र में वृद्धि की परिलक्षित नहीं होता, चाहे वह बर्बादी के कारण, धन में विचलन के कारण या स्थापित नहीं किया जा सकता। पहले ही छोटी भूमि जोत के चल रहे विखंडन को उत्पादन बढ़ाने वाली पूंजी निवेश क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। भारत के सार्वजनिक कृषि अनुसंधान के नेटवर्क के माध्यम से 1960 के दशक में दिखाई गई उत्कृष्टता भूमि और फिर से शुरू करने की प्रक्रिया की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये बताया गया 1960 के दशक में जिन राज्यों की नई तकनीक का प्रसार किया गया है, चुना गया है, उन्होंने केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम किया है। पूरे देश में बदलाव लाने के लिए इसे दोहराना होगा। केंद्र सरकार ने सहकारी संघवाद की भावना के साथ साथ राज्यों को साथ लेकर चलेगी। साथ ही वह पूछा गया है कि क्या राज्य केंद्रीय पूल से अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्य आवंटन को निर्भर आने के बजाय कृषि उत्पादन बढ़ाने की भूमिका निभा रहे हैं। यही सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसे पढ़ सकते हैं और जो इसके की पॉइंट है आप इसे नोट कर सकते हैं। पर हालांकि एडिटोरियल में कुछ जो खास था मैंने आपको बता दिया, उतना कुछ खास है नहीं। खाद्य असुरक्षा के लिए मुक्ति दिलाने के बारे में बताया गया, ठीक है। आगे ये देखते हैं हम लोग क्या है। भारत का क्षण मतलब कि इंडियाज़ मूवमेंट क्या क्या हुआ था G20 में दुनिया को बदलने की एक मंच के रूप में कल्पना की गई थी, ठीक है। तो क्या क्या इसका हुआ था तो और देखते हैं हम लोग। तो अध्यक्षता में नेता और शिखर सम्मेलन में घोषणा की गई थी महत्वपूर्ण, क्योंकि इसलिए कोई उम्मीद थी कि विशेषज्ञ और राजनीतिक अधिकारियों ने उम्मीदवारों को कम कर दिया था। वार्तालाप में हासिल करने के लिए अब तक पूछी गई हासिल और कुछ मुद्दे पर और पश्चिमी G7 पूर्वी और
चीन गठबंधन के बीच तनाव राष्ट्र यूएनएससी के दोनों पक्षों के वीटो परिणाम के तहत और पारित नहीं किया जाएगा। मतलब कि भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए कहा गया है। इस पॉइंट के नज़रिए से इम्पोर्टेंट था कि स्थायी सदस्यता मिले भारत को यूएनएससी में। और जो इससे पहले मैंने एक मिनट दोस्तों, पिछले जो मैंने बताया था कि पिछले पेपर में 11 तारीख वाले सितंबर में अच्छे से रूस और यूक्रेन के विवरणों को बताया कि किस तरह हमारे भारतीय डेलीगेट्स ने और हमारे भारतीय अधिकारियों ने 300 से अधिक बैठकें की और इसमें 300 से अधिक बैठकें की और 200 से अधिक द्विपक्षीय बैठकों के शामिल करते के साथ रूस युद्ध के मुद्दे को दरकिनार कर दिया गया तथा इस मुद्दे को G20 से अलग रखा गया। इसके लिए बहुत ही कड़ी मशक्क़त की गई और हाँ 200 घंटों तक ये मेहनत हुई और 300 से अधिक बैठकें हुई इसके लिए। ठीक है, तो ये विवरण है, इसके अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, और यही उपलब्धता है कि भारत ने रूस यूक्रेन के मुद्दे को दरकिनार करते हुए G20 पर फोकस किया, क्योंकि यूरोपीय संघ के लोगों ने इस पर कड़ी निंदा और इस पर आलोचना करने की बातें भी कही थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो ये लिखा है ना, भारतीय मंत्रिपरिषद बैठक में व्यापक सफलता के बिना समाप्त हो गई, इसलिए भारत की वार्ता टीम ने यूक्रेन के पैराग्राफ से निपटने से पहले अन्य मुद्दों को आम सहमति हासिल करने के लिए आर्थिक सुविचार दृष्टिकोण अपनाया। ठीक है, G7 द्वारा रूस की आलोचना करने वाली भाषा को आग्रह कर तथा तटस्थ पैराग्राफ रखकर समझौता करने के बाद सफलता मिली। मतलब कि रूस और यूक्रेन के जो मुद्दे थे उस पर तटस्थ रहने और यूक्रेन वाले मुद्दे को उस पर तटस्थ रहकर और इस बैठक का आगे बढ़ाया गया था। ठीक है, मतलब कि इस पर कोई चर्चा ना करने के लिए। ठीक है, और इस पर अच्छे से जो विवरण दिया गया आप देख सकते हैं, कुछ खास है नहीं, इसी बारे में दिया गया था। 125 इसमें अच्छा ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ कि इसमें जो रसिया अफ्रीकी संघ है, अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया गया। ठीक, जब अफ्रीकी यूनियन शामिल हुआ तो अफ्रीकी यूनियन में 55 देश होते हैं। कितने देश होते हैं? 55 देश। ठीक, ये आपको याद रखना है, 55 देश इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, और भारत को एक और उपलब्धता मिली है, भारत विकासशील और विकसित देशों का नेता बन गया है। भारत विकासशील और वी लिखते हैं और इसको विकासशील और अल्प विकसित के लिस्ट डेवलपमेंट के लिए वो बन गया है, नेता बन चुका है। ठीक, तो ये आप इम्पोर्टेंट समझ गए होंगे। और इसमें एक और हुई है कि भारत और मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा बना है। ठीक है, जिसमें भारत और मध्य यूरोप आर्थिक गलियारा में क्या क्या हुआ था, तो इसमें भारत में शामिल था भारत, इंडिया, UAE, सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा। ठीक है, सऊदी अरब, यूरोपियन, ठीक है, EU मतलब यूरोपियन यूनियन। ठीक है, और फ्रांस, इटली, अमेरिका मतलब कि USA और जर्मनी इसमें शामिल हुए आर्थिक गलियारों में। ठीक है, ये इसमें आर्थिक गलियारे में शामिल हुए। ठीक है, जर्मनी, आप याद रखिएगा यही देश है जो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे में शामिल हुए। ये किस लिए शामिल हुए, इससे क्या क्या फ़ायदे हुए, इसके मैं एक अच्छा वीडियो बनाया हूँ, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है मैंने आपको बता दिया। और एक और है कि देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मैंने इससे 2-3 बार इसकी चर्चा की है पिछले वाले हमारे एडिटोरियल में, और पिछले G20 के बारे में पूरा विस्तार से बताया गया है 11 सितंबर और 10 सितंबर के न्यूज़ में। तो इम्पोर्टेंट मैं बता देता हूँ कि 125 देशों के साथ 1 लाख से अधिक अधिकारियों के बीच बैठकें हुई है और 60 से अधिक शहरों में 200 से बैठकें आयोजित की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा GS के नज़रिए से ये पूछ सकता है, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्या है, वाई सिमुलेटेनस इलेक्शन वुड मिलिटेट अगेंस्ट फेडरलाइजेशन, मतलब संघीयवाद के ऊपर है
और एक चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में ये बात बताया गया है, इसके खिलाफ किया गया है। एक साथ चुनाव संघवाद के खिलाफ क्यों होंगे, ठीक है। संघवाद मतलब फेडरलाइजेशन के ऊपर क्यों होंगे, मतलब कि जो केंद्र के ऊपर निर्भरता हो जाएगी, ठीक है। मैं इसके की पॉइंट है उसके बता रहा हूँ। और राज्य सरकार की अधिकारिता को समाप्त कर दिया जाएगा, मतलब कि उनकी जो नियंत्रणकारी शक्तियाँ होगी उसे सीमित कर दिया जाएगा, सारा नियंत्रण केंद्र अपने ऊपर ले लेगा, ठीक है। और यही सब संबंधित बातें हैं। तो केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक साथ चुनाव संघवाद के खिलाफ क्यों होंगे इसके बारे में डिस्कस किया गया, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने लोकसभा के पिछले न्यायपालिका और पंचायतों के खिलाफ एक साथ चुनाव करने की संभावना तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये वन नेशन और वन इलेक्शन की जो चुनाव होगी उसकी समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। किसे बनाया गया है, रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। ये 8 सदस्यीय इसमें शामिल होंगे, 8 सदस्यीय समिति है, ठीक है। और वन नेशन वन इलेक्शन को करवाने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। और भारतीय जनता पार्टी 24 में ये करवाना चाहती है, आपको पता ही है, ठीक है। और इसमें एक और बात बताता हूँ कि इसमें आधे से अधिक मतलब कि अनुच्छेद 74 इसमें कौन सा संशोधन करने पड़ जाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको इसमें लिखा हूँ कौन कौन से प्रावधान को समाप्त करना पड़ेगा और संशोधन करने पड़ेंगे वन इलेक्शन और वन नेशन में क्या क्या संभावना है जो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो कौन कौन से इसमें करना पड़ेगा, तो अनुच्छेद संशोधन करना पड़ेगा पार्लियामेंट में, अनुच्छेद 83 को संशोधन करना पड़ेगा, अनुच्छेद 85 को संशोधन करना पड़ जाएगा, अनुच्छेद 172 को संशोधन करना पड़ेगा और अनुच्छेद 174 को संशोधन करना पड़ेगा और अनुच्छेद 356 को संशोधन करना पड़ जाएगा। 5 संशोधन जरूरी है, तभी ये वन नेशन हो जाएगा, ये चुनाव हो सकते हैं। और आधे से अधिक सरकार, इसमें है कि आधे से अधिक राज्य पूर्ण स्वीकृति से अपना कार्यकाल को भंग करेगी, तब इसे सहमति मिलेगी और वन नेशन वन इलेक्शन हो पाएगा। इसमें कुछ चर्चाएं की गई है कि क्या लाभ है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। इसके बारे में मैं डीप वीडियो बनाया हूं जो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया हूं मेंस में, और 4 पेज का मतलब कि 400 पेज में लिखा हूं, हैंड राइट नोट है। आप इसे जरूर देखिएगा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के तर्क वितर्क जरूर कीजिए, ठीक है। तो इसको अब मैं आपको बता देता हूँ आगे, ठीक है। इसमें जो की पॉइंट है आप इसे नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। ये वन नेशन वन इलेक्शन के फिर आ गया, 1 मिनट आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये क्या लिखा है, ग्रेशम लॉ, व्हाट हैपन व्हेन द गवर्नमेंट फिक्स करेंसी एक्सचेंज रेट। जब एक्सचेंज रेट को, विनिमय दर को गवर्नमेंट फिक्स कर देगी तो क्या होगा, तो ग्रेशम लॉ के अनुसार क्या होगा। तो ये इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स पूछेगा तो ये GS2 के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, GS2 में इकोनॉमिक के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रेशम नियम क्या है, जब सरकारें मुद्रा विनिमय दरें तय करती है तब, ठीक है। जब सरकार है मुद्रा विनिमय दर तय करती है तो अंग्रेजी फाइनेंशियर थॉमस ग्रेशम ने नाम बताया गया है कि यह कानून हाल ही में पिछले साल श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौरान लागू हुआ था, ठीक है। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने श्रीलंकाई रुपया और अमेरिका के बीच विनिमय दर तय की थी, ठीक है। तो किस में तय की थी, श्रीलंका सेंट्रल बैंक ने श्रीलंकाई रुपया और अमेरिका के बीच विनिमय दर तय की थी, ठीक है। तो ग्रेशम का लॉ क्या कहता है, बुरा पैसा अच्छा पैसा निकाल देता है, बुरा पैसा अच्छा पैसा निकाल देता है और ग्रेशम का नियम लागू होता है, ठीक है। जब 2 मुद्राओं के बीच विनिमय दर सरकार द्वारा निश्चित अनुपात पर तय की जाती है, जैसे कि एक देशीय हो गया और एक देशीय हो गया, दोनों देशों के बीच विनिमय दर तय की जाएगी, ठीक है। और उनके निश्चित जो अनुपात होगा, अनुपात तय की जाएगी, जो इसकी विनिमय दर होती है उसके अनुपात को तय की जाएगी। इस तरह मूल्य निर्धारण के कारण कम मूल्य वाली मुद्रा यानी वह स्तर जिसकी कीमत बाजार दर है वो नीचे हो जाएगी। मतलब 2 देशों के बीच में मान लीजिए कि ये श्रीलंका है,
एस लिख देते हैं, और ये यूएसए है, ठीक है। इन दोनों के बीच विनिमय दर तय होगी, ठीक है। जो इसके बीच विनिमय दर होगी और ये तय होगी, और इन दोनों के बीच आर्थिक सहमति से एक अनुपात बनाया जाएगा विनिमय दर की, और उसके बाद ये बाज़ारों में उसका मूल्य क्या हो जाएगा, उस अनुपात में तय कर इसकी बाज़ार मूल्य जो उसका होगा वो कम हो जाएगी, ठीक है। जो बाज़ार में मूल्य होगी उसके मुद्रास्फीति जो इन्फ्लेशन वो गिरेगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा। तो मुद्रास्फीति बढ़ रही है, ठीक है, ये मांग हुई थी, और यही ग्रेशम का नियम है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको बता दिया, ठीक। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। मुद्रा की आपूर्ति कम होती जा रही, जब मुद्रा की मांग बढ़ती जाएगी तो इस प्रकार मूल्य सीमा नेतृत्व कर सकती है। मुद्रा की कमी के कारण मुद्रा की मांग आपूर्ति से अधिक हो गई है। शब्द की उत्पत्ति में ग्रेशम के कानून का नाम अंग्रेजी फाइनेंशियर थॉमस ग्रेशम के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है? अंग्रेजी थॉमस ग्रेशम के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने वित्तीय मामलों में अंग्रेजी राजशाही की सलाह दी थी, ठीक है। न केवल कागजी सलाह दी थी बल्कि ये कमोडिटी मुद्राओं या अन्य वस्तुओं पर भी लागू होती है, मतलब कि अन्य वस्तुओं कमोडिटी पर लागू होती है, चाहे वो पैसे के रूप में उपयोग की जाती हो या नहीं, मनाने ढंग से तय की जाती हो ताकि बाजार दर की तुलना में इसका मूल्य कम हो जाए। वस्तु औपचारिक बाजार की गायब हो जाती है। ऐसे मामलों में किसी कम मूल्य वाली वस्तु को हासिल करने का एकमात्र तरीका काला बाजार होगा। कभी किसी देश में अपनी सीमा माध्यम से कुछ वस्तुओं को बहिर्वार को देख सकते हैं। जो सरकारें उनका जबरन कम मूल्यांकन किया जाता है तो ग्रेशम के क्रियान्वयन होते हैं तो कानून किया जा सकता है, क्योंकि सरकार किसी वस्तु को मुद्रा जैसे खाने और चांदी की विनिमय दर और उस वस्तु के बाजार मूल्य की काफ़ी नीचे तय करती है, ठीक है। ये सरकार तय करती है तथा दो देशों के बीच ये उनका विनिमय बताया है मैंने आपको, उनका समर्थन करती है। और ऐसे मामलों में लोग कमोडिटी मनी रखते हैं, जो इसकी कमोडिटी वस्तु की मनी रखते हैं। मैंने कि वस्तु मनी क्या हुआ, कमोडिटी मनी क्या होती है कि मैंने ये वस्तु लिया तो ये वस्तु आपको दिया, मतलब इसका मूल्य 5 रुपये है तो आपको 5 रुपये का वस्तु सामान हमको देते, तो ये कमोडिटी मनी है। वस्तु का एक वस्तु इनको देते, एक वस्तु हमको देते, तो ये कमोडिटी मनी भी बोला जाता है, वस्तु देना और वस्तु लेने के रूप में, ठीक है। सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पैसा देना बंद कर देगा। शुद्ध सोना और चांदी प्राप्त करने के लिए कमोडिटी मनी को पिघला सकते हैं, जिससे कि बाजार मूल्य पर बेच सकते हैं। सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक होता है, जैसे कि श्रीलंका में डॉलर को बाहर निकाला कानून हाल ही में पिछले श्रीलंका में आर्थिक संकट के दौरान हुआ था, ठीक है। और मैं एक बात आपको अभी याद आया कि चाइना हाल ही में श्रीलंका से 1 लाख बंदर खरीदा। ये क्या करेगा चाइना वाले 1 लाख बंदरों का। अब इसके तुलना में इस कमोडिटी इस वस्तु की तुलना में चाइना से कुछ मांगेंगे तो कमोडिटी मूल्य के रूप में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये मतलब कि 10 दिन पहले की घटना है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। और आगे क्या है, 200 रुपये प्रति डॉलर से अधिक नहीं बढ़नी चाहिए। अब ये भी अमेरिकी डॉलर श्रीलंका रुपये में अमेरिकी डॉलर 200 रुपये से अधिक नहीं बढ़नी चाहिए। भले ही काले बाजार दरों को सुझाव दिया कि अमेरिका डॉलर को बेचा जाना चाहिए। 200 रुपये से अधिक ज़्यादा, वास्तव में लोगों को $1 के लिए 200 से अधिक श्रीलंकाई रुपया भुगतान करने का प्रतिबंध लगा दिया गया। बाजार विनिमय दर की तुलना में अमेरिकी डॉलर का मूल्य कम हो गया। इससे बाजार में डॉलर की आपूर्ति कम हो गई और अमेरिकी डॉलर धीरे धीरे से औपचारिक रूप से विदेशी मुद्रा बाजार में से बाहर हो गया। जो लोग अमेरिकी डॉलर चाहते थे विदेशी सामान खरीदने के प्रत्येक अमेरिकी डॉलर के लिए 200 श्रीलंकाई रुपया अधिक का भुगतान करके काले बाजार से डॉलर खरीदना पड़ता था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपको बताया है मैंने। मुद्राओं के बीच विनिमय दर सरकार द्वारा कानून के तय की जाती है और कानून लेखक द्वारा प्रभावी ढंग से लागू है। और मुद्राओं के बीच विनिमय दर तय करने के लिए किसी सरकारी कैटेगरी तय नहीं किया जा सकता, ठीक है। यही जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत आपको बता दिया है, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ग्रेशम का लॉ क्या है और इसके बारे में चर्चा कीजिए। GS2 के इंपॉर्टेंट से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। GS2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स से ही क्वेश्चन पूछ सकता है ग्रेशम लॉ के बारे में, ठीक। तर्क वितर्क करने के संबंध में श्रीलंका और अमेरिका के बीच जो हुए संबंधों और विनिमय दर तय करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए और कमोडिटी लेन देन क्या है इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो वीडियो पॉज कर वीडियो क्वालिटी को हाई कर देख सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कोटा पुलिस ने कोचिंग सेंटर में ज्वाइन हैंड और हेल्प स्टूडेंट एड्रेसिंग टू मेंटल हेल्थ इश्यूज़।
मतलब कोटा के पुलिस ने कोटा के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है जो उनको उनके लिए एक कोचिंग सेंटर को ज्वाइन हैंड और हेल्प करने के लिए, क्या मेंटल हेल्थ को इश्यूज़ को हेल्प करने के लिए पुलिस ने ये कदम उठाया, कोटा पुलिस ने, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। और इसमें कुछ खास है नहीं, ये एक है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा है नहीं, वो पूछता है कभी कभार, पर ये CSI के रूप में इम्पोर्टेंट है। CSR क्या है, तो ये लिखा है ना CSIR क्या है, तो ये काउंसिल एक मिनट कहाँ गए, हाँ, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के ऊपर हम CSR पढ़ते हैं। अरे आप ये जानते होंगे, हमेशा चर्चा में रहती है CSR, ठीक है। लगभग 1 साल की देरी के बाद वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSR 2022 में शांति रूप से भटनागर SSB पुरस्कारों के विजेता को सूची जारी की है, ठीक है। पिछले साल बिना कोई आधिकारिक कारण के बताया गया पुरस्कारों को घोषित नहीं किया गया था। मंत्रालय ने पिछले साल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विज्ञान और चिकित्सा संबंधित विभिन्न मंत्रालयों और प्रशासनिक और राष्ट्रीय पुरस्कारों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया था, ठीक है। शांति स्वरूप में भटनागर पुरस्कार थे, ठीक है, हालांकि बरकरार रखा गया। इस वर्ष में पुरस्कार विजेताओं में 45 वर्ष से कम आयु और 12 वैज्ञानिक शामिल हैं, ठीक है। इसमें 12 वैज्ञानिक शामिल है, जिसमें CSIR में माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी संस्थान अश्विन कुमार इनको दिया गया पुरस्कार। मुद्रिका सुब्बा रेड्डी DNA फिन भौतिक विज्ञान केंद्र गैरपेंटर डायग्नोस्टिक हैदराबाद जैविक, इन लोगों के जिस फील्ड में है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिस फील्ड में उनको दिया गया और किस फील्ड में 12 लोगों को चयनित किया गया आपको बताया गया है, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं और आगे पढ़ सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? वैज्ञानिक और CSI के महानिदेशक की स्मृति में स्थापित शांति स्वरूप और भटनागर पुरस्कार को घोषित आमतौर पर संस्था के स्थापना के दिवस पर की जाती है। मतलब कि स्थापना दिवस पर इसकी 26 सितंबर को इसकी स्थापना हुई थी और 26 सितंबर को ही शायद ये दिया जाएगा, ठीक है। तो अश्विनी कुमार को दिया गया। अश्विनी कुमार किस लिए फेमस है? तो अश्विनी कुमार माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी संस्थान के लिए फेमस है और उन्हीं को माइक्रोबियल टेक्निकल संस्थान के रूप में और इस क्षेत्र में इनको मिला है। मतलब 12 क्षेत्र हैं, 12 वैज्ञानिकों को दिया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे से मैंने समझा दिया होगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे मिलते हैं कल के हिंदू न्यूज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। जय हिंद।